जब बर्गर्स की बात होती है इट इज ऑलवेज मैकडोनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग। जब कोला ड्रिंक्स की बात होती है इट इज ऑलवेज पेप्सी वर्सेस कोका कोला। जब मोबाइल फोन की बात होती है इट इज ऑलवेज एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। और जब स्नीकर्स की बात होती है इट इज ऑलवेज अडिडास वर्सेस नाइकी। अडिडास और नाइकी स्नीकर वर्ल्ड के दो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, और अगर आप एक स्नीकर हेड है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी लाइफ टाइम में इन दोनों में से एटलीस्ट एक ब्रांड के स्नीकर्स जरूर ओन किए होंगे। कैसे बने अडिडास और नाइकी इतने बड़े राइवल्स, कैसे करते हैं ये एक दूसरे से कम्पीट, और आज की तारीख में आज की मार्केट में क्या है इनकी ब्रांड पोजीशन, और वो क्या लेसन्स है जो हम इनकी राइवलरी से सीख सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अडोल्फ और रूडोल्फ डैसलर जर्मनी में रहने वाले दो भाई थे। ये दोनों भाई बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट थे, और 1924 में इन्होंने अपने माँ के लॉन्ड्री रूम से शुरुआत की थी रनिंग शूज मैन्युफैक्चरिंग की। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था द डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री, और ये ऐसी शूज मैन्युफैक्चर करना चाहते थे जो कि एथलीट्स को उनका परफॉर्मेंस एनहांस करने में मदद करे। और 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जेसी ओवन्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट एथलीट्स जिन्होंने डैसलर ब्रदर्स की ये शूज पहनी थी, और उस ओलंपिक्स में जेसी ओवन्स ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। ही वाज द फास्टेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, और इस वजह से डैसलर ब्रदर्स की वो शूज ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गई, ओवरनाइट हिट हो गई, और इसी से शुरुआत हुई उनकी शू बिजनेस की, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1949 में दोनों भाइयों में हुए एक आपसी झगड़े की वजह से दोनों भाई अलग हो गए, और उन्होंने अपनी अपनी शूज कंपनीज लॉन्च की। एडोल्फ ने लॉन्च किया अडिडास और रूडोल्फ ने लॉन्च किया प्यूमा, और यहीं से अडिडास और प्यूमा दो लेजेंडरी ब्रांड्स की लेजेंडरी राइवलरी की शुरुआत हुई। जहां एक तरफ जर्मनी में अडिडास और प्यूमा के बीच में इतनी इंटेंस राइवलरी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूएसए में फिल नाइट नाम के एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ने सोचा कि क्यों ना वो जापान से शूज इंपोर्ट करके यूएसए में बेचे। उन दिनों यूएसए के कैमरा मार्केट में कई सारे जापानीज ब्रांड्स थे जो जर्मन ब्रांड्स को एक टफ कंपटीशन दे रहे थे। इसी से इंस्पायर होकर फिल नाइट ने सोचा कि वो जापान से शूज इंपोर्ट करेंगे और अडिडास और प्यूमा जैसे जर्मन शू ब्रांड्स को एक टफ कंपटीशन देंगे इन द यूएस मार्केट। उन्होंने जापान से ओनित्सुका टाइगर नामक एक ब्रांड की शूज इंपोर्ट किए और अमेरिका में उसे बेचना शुरू किया। और फिल नाइट क्योंकि खुद एक फॉर्मर ट्रैक एथलीट थे, उन्होंने अपने फॉर्मर कोच बिल बाउमैन के साथ मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नामक एक कंपनी की शुरुआत की। एंड उन दिनों ब्लू रिबन स्पोर्ट्स में काम करने वाला हर एम्प्लॉय खुद एक ट्रैक एथलीट था, और सभी एम्प्लॉयज एक बस भरकर अपने शूज सीधा ट्रैक पे ले जाते थे और वहीं सीधा डायरेक्टली एथलीट्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे। और देखते देखते ये कंपनी भी काफी सक्सेसफुल हुई, एंड 1971 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का नाम बदलकर रख दिया गया नाइकी, एंड इसी से शुरुआत हुई नाइकी के फेमस स्विश लोगो की। फाइनेंशियल ईयर 2020 में नाइकी का टोटल रेवेन्यू था 37.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, और अडिडास का टोटल रेवेन्यू था 11.15 बिलियन यूएस डॉलर्स। फाइनेंशियली देखा जाए तो नाइकी अडिडास से बहुत आगे है, लेकिन ये स्टोरी हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नाइकी लॉन्च हुआ था तब अडिडास ऑलरेडी मार्केट में एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड था। अडिडास सिर्फ एथलेटिक्स या रनिंग में ही नहीं बल्कि और बाकी स्पोर्ट्स में भी काफी वेल एस्टैब्लिश्ड था। उन दिनों में हर स्पोर्ट की एक डेडिकेटेड शूज होती थी, सिर्फ रनिंग के लिए कोई डेडिकेटेड या स्पेसिफिक शूज नहीं थी, इसीलिए नाइकी ने अपना फोकस सिर्फ रनिंग और एथलेटिक्स पर ही रखा। और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अडिडास के लिए प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट और नाइकी के लिए द एथलीट इज मोर इम्पोर्टेंट। फॉर नाइकी द एथलीट इज द हीरो ऑफ द एड, और नाइकी हमेशा अपने एथलेटिक्स के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करता है, और नाइकी हमेशा कहता है कि देयर प्रोडक्ट्स आर फॉर एथलीट्स एंड फ्रॉम एथलीट्स। और इसी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया था इन नाइकीज फर्स्ट एवर एड कैंपेन विच वाज कॉल्ड देयर इज नो फिनिश लाइन, और ये एड कैंपेन काफी सक्सेसफुल भी हुआ था। स्पॉन्सरशिप्स के मामले में भी इन दोनों ब्रांड्स की आइडियोलॉजीज काफी डिफरेंट है। Adidas always prefers to sponsor organizations, events and teams, जबकि Nike प्रेफर करता है to sponsor individual athletes। Adidas ने अपने ब्रांड को पोजीशन किया है as more of a lifestyle brand, इसीलिए Adidas सिर्फ स्पोर्टिंग सेलिब्रिटीज को नहीं बल्कि फैशन और म्यूजिक इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को भी स्पॉन्सर करता है।
एंड व्हेन इट कम्स टू स्पोर्टिंग इवेंट, दोनों ब्रांड्स का अपने अपने स्पोर्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नाइकी एथलेटिक डिपार्टमेंट में ज्यादा पावरफुल है, जबकि adidas इज मोर पावरफुल इन द सॉकर डिपार्टमेंट, क्योंकि adidas काफी बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स, टीम्स, नेशनल टीम्स और क्लब टीम्स को स्पॉन्सर करता है। अगर हम adidas और नाइकी की स्नीकर राइवलरी के बारे में बात करें तो हम उनके इंडिविजुअल एथलीट और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या स्पॉन्सरशिप्स को इग्नोर नहीं कर सकते। नाइकी क्योंकि हमेशा से ही स्पोर्ट्स वेयर में नंबर 1 रहा है, इसीलिए नाइकी always sponsors only athletes and sportsmen such as Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Michael Jordan, Kobe Bryant। और adidas की जो स्नीकर्स है वो ना ही स्पोर्ट्स वेयर बल्कि स्ट्रीट वेयर और फैशन वेयर के तौर पर भी काफी फेमस है। इसी वजह से adidas sponsors athletes who are also style icon such as David Beckham, और एथलीट्स के साथ साथ adidas also sponsors people from the music industry, for example Kanye West and Beyonce। और अभी हम बात करते हैं नाइकी और adidas के दो सबसे फेमस स्नीकर ब्रांड्स की, नाइकी एयर जॉर्डन एंड adidas Yeezy बूस्ट। नाइकी ने एयर जॉर्डन्स लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द बास्केटबॉलर माइकल जॉर्डन, और adidas ने Yeezy बूस्ट कलेक्शन लॉन्च किया था विद द रैपर Kanye West। वन फन फैक्ट अबाउट द एयर जॉर्डन्स इज दैट नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट को जब फर्स्ट टाइम एयर प्रोडक्ट पिच किया गया था तब उन्हें उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट जब उन्हें ये बोला गया कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में adidas के पास भी जा सकता है, उन्होंने तुरंत बिना सोचे उस प्रोडक्ट को साइन अप कर लिया। तो कैसे शुरुआत हुई इन दोनों फेमस स्नीकर्स की? माइकल जॉर्डन एक्चुअली में एक डाई हार्ड adidas फैन थे और वो adidas के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन करना चाहते थे। उन्होंने adidas को अप्रोच भी किया था, लेकिन उन दिनों में adidas का फुल ध्यान यूरोपियन मार्केट में एक्सपैंड करना था। उन्हें यूएसए में और बास्केटबॉल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और माइकल जॉर्डन को नाइकी की तरफ से ऑलरेडी एक ऑफर आ चुका था। उसके बाद भी ही वेंट बैक टू adidas और जस्ट टू फाइंड आउट इफ दे कुड मैच दैट ऑफर। जब adidas की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया तब माइकल जॉर्डन ने नाइकी के साथ साइन अप कर लिया, और इसी तरह शुरुआत हुई नाइकी एयर जॉर्डन प्रोडक्ट्स की। और पहले ही लॉन्च होने के पहले ही साल में इन स्नीकर्स की टोटल सेल वैल्यू थी मोर देन $126 मिलियन। adidas के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप डील साइन करने से पहले कानिये वेस्ट 4 साल से नाइकी के साथ एसोसिएटेड थे। वो अपना Yeezy ब्रांड नाइकी के साथ लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन 2013 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो नाइकी छोड़कर adidas के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन करने वाले हैं। उनका ये कहना था कि नाइकी की टीम उनकी डिजाइन के साथ इंटरफेयर कर रही थी। They were not giving him the required creative freedom। और ऐसा भी कहा जाता है कि नाइकी के कुछ डिजाइनर्स ने भी नाइकी क्विट करके adidas ज्वाइन कर लिया था। और 2013 में जब कानिये वेस्ट ने अपने Yeezy बूस्ट के फर्स्ट कलेक्शन को लॉन्च किया, लॉन्च होने के चंद घंटों में ही फर्स्ट 9000 पेयर्स वो सोल्ड आउट। तो वो क्या लेसन्स है जो हम नाइकी और adidas की इस राइवलरी से सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1 इज यू शुड नेवर फॉरगेट व्हाट योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर। हर ब्रांड के कुछ वैल्यूज होते हैं और उस ब्रांड को, उन वैल्यूज को कभी भूलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलिज्म, adidas स्टैंड्स फॉर मोर फॉर द कलेक्टिव, एंड यही चीज उनके ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स में भी साबित होती है। नाइकी स्पॉन्सर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल गेम के लिए माने जाते हैं, एंड adidas स्पॉन्सर्स लियोनेल मेसी, जो कि एक टीम प्लेयर माने जाते हैं। लेसन नंबर 2 इज यू शुड नो द मार्केट वेल। नाइकी के आने के बाद adidas को ये समझ में आ गया कि यूएसए और नॉर्थ अमेरिका इज अ बिगर स्पोर्ट्स मार्केट, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना एक नॉर्थ अमेरिकन हेडक्वार्टर ओरेगन स्टेट, जिस स्टेट में नाइकी है उसी स्टेट में अपना एक नॉर्थ अमेरिकन हेडक्वार्टर शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नॉर्थ अमेरिका controls 40% of the total sports market। Lesson number 3 is you should make your consumer or your customer the hero। नाइकी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा अपने कस्टमर के अराउंड रिवॉल्व करती है, और यही सेम चीज़ उनकी आइकॉनिक टैगलाइन जस्ट डू इट में भी झलकती है। ये जो टैगलाइन है ये 2 तरीकों से कस्टमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फर्स्टली, इट मेक्स द कस्टमर फील वैल्यूड, और सेकेंडली ये टैगलाइन एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को पुश करती है, मोटिवेट करती है इन ऑर्डर टू अचीव ऑल द गोल्स।
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूबल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको एटलीस्ट एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।